गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। कल हमने आपको प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं में से कुछ बताई थी, जिनमें से एक संयोजन अभिक्रिया यानी दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद यानी क्रियाफल बना दें, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 + O2 = 2H2O। दूसरा उदाहरण दिया था NH3 + HCl = NH4Cl, H2 + Cl2 = 2HCl। बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरी अभिक्रिया आपको बताई थी वियोजन अभिक्रिया, अपघटनी भी जिसको आप कह सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एक होता है और वो अपघटित होकर के दो या अधिक उत्पाद बना देता है यानी क्रियाफल बना देता है, तो उस अभिक्रिया को अपघटनी कहते हैं। यदि अभिकारक का अपघटन यानी वियोजन ऊष्मा के कारण होता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को यदि हम गर्म कर दें, ऊष्मा दे दें, तो उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाता है, यानी CaCO3 = CaO + CO2। गर्म करने पर क्रिया होती है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन है। यदि अभिकारक का वियोजन विद्युत के कारण होता है तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जल में विद्युत प्रवाहित कर दें तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन हो जाता है, यानी 2H2O = 2H2 + O2। लिखवाई हुई है समीकरण, आप साथ में याद करेंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा निश्चित रूप से। फिर तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हमने आपको बताई, इसमें प्रकाश वियोजन। यदि अभिकारक का वियोजन प्रकाश के कारण होता है तो वो प्रकाश वियोजन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यदि हम प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो उसका हाइड्रोजन और ब्रोमीन में वियोजन हो जाता है, यानी 2HBr = H2 + Br2। इसके बाद हमने अगली अभिक्रिया आपको बताई, कौन सी? तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उनको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया HCl + NaOH, तो ये क्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में ही पूरी हो जाती है और बन जाता है लवण, सोडियम क्लोराइड और जल। तो ये तीव्र अभिक्रिया है। एक बात है मंद अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत धीमे वेग से संपन्न होती हैं, यानी जिनके संपन्न होने में घंटे, दिन, महीने और वर्षों भी लग सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया आपको बताई। लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लग जाती है, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ही मंद है, बहुत समय लेती है संपन्न होने में। इसके बाद आज हम आपको बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया। सभी नोट कर लें, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए नाम से स्पष्ट है, विस्थापन का अर्थ होता है हटाना, यानी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को हटाएगा। तो ये जो हटाने की क्रिया है इसी को विस्थापन बोलते हैं। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है कि हटा कौन सकता है? जो ज्यादा ताकतवर हो,
ताकतवर से मतलब हमारा यहां तत्वों के संदर्भ में क्रियाशीलता से है। ज्यादा क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को हटा सकता है। ज्यादा क्रियाशील यानी ज्यादा सक्रिय तत्व या तत्व का परमाणु या मूलक ही कम क्रियाशील तत्व को या कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को या मूलक को हटा सकता है, विस्थापित कर सकता है। विस्थापन अभिक्रियाओं को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन को केवल विस्थापन के नाम से भी बोल देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, केवल एक अभिकारक, क्रिया में क्रियाकारक दो होंगे परंतु हम एक की बात कर रहे हैं जिसमें एक अभिकारक यानी एक क्रियाकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, किसी एक क्रियाकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे क्रियाकारक का, समीकरण में अभिक्रिया में क्रियाकारक दो हैं, तो किसी एक क्रियाकारक के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे अभिकारक का यानी दूसरे क्रियाकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर दे यानी हटा दे, तो इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे ए बी ये एक अभिकारक है, इसकी क्रिया हो रही है दूसरे अभिकारक से सी से। ए बी एक अभिकारक है जिसकी दूसरे अभिकारक से क्रिया हो रही है। पहला अभिकारक हमने माना ए बी, दूसरा अभिकारक माना सी, तो और इस क्रिया में बन जाए ए सी प्लस बी। इसका मतलब यहां ए के साथ बी था और यहां देखिए ए के साथ बी नहीं है, कौन आ गया? सी। इसका मतलब बी को हटा दिया किसने? सी ने। ए की जगह सी आ गया, पहले बी था, तो बी को हटा दिया सी ने। तो ऐसी क्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इन अभिक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने आपके सामने लिख रखा है, विशेष बात हेडिंग लगा करके, कि अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह भी हो सकता है मूलक, कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर सकता है। कभी भी कम क्रियाशील परमाणु को, वो कम क्रियाशील परमाणु ज्यादा क्रियाशील परमाणु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो ध्यान रखने की बात है, हमेशा अधिक क्रियाशील परमाणु ही कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित करेगा। अब बात आती है कि हमको क्रियाशीलता का पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो इसका रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्वानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगा रखा है और आपको तो सीधा लिख करके हमने दिया है, आप इसको याद कर लें। ये सक्रियता श्रेणी है जिसमें हमने तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया है। यानी सर्वाधिक क्रियाशील तत्व लिखा है नंबर 1 पर पोटेशियम, उससे कम क्रियाशील Na, क्या नाम है इसका? सोडियम। अभी आपको परमाणु प्रतीक यदि ढंग से याद नहीं है तो फिर इनको समझना, इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। तो मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूं कि आप पहले क्रम में चलें, प्रतीक याद करें, फिर मूलक याद करें, फिर सूत्र बनाना सीखें
और फिर जाकर के इन अभिक्रियाओं पर आवें। यदि आप डायरेक्ट यहां आ रहे हैं, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। तो क्रियाशीलता की हमने एक श्रेणी बना करके आपको लिख रखी है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम, उससे कम सोडियम Na, उससे कम कैल्शियम Ca, उससे कम मैग्नीशियम Mg, उससे कम जिंक Zn, उससे कम लोहा Fe और उससे कम लेड सीसा Pb, और उससे भी कम क्रियाशीलता है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशीलता है कॉपर की, तांबा, और कॉपर से भी कम क्रियाशीलता है मरकरी, पारे की, और पारे से भी कम क्रियाशील है सिल्वर, चांदी, और चांदी से भी कम क्रियाशील है ऑरम, गोल्ड, सोना जिसको बोलते हैं। यहां हमने इसमें हाइड्रोजन को कोष्टक में लगाया है बीच में। इसका मतलब यह है, देखिए ये सब धातुएं हैं, पर ये बीच में एक अधातु तत्व है हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसको अलग करने के लिए कोष्टक में लिख दिया, ये अधातु है। हाइड्रोजन अधातु से, ये जो पहले धातुएं लिख रखी हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हैं, और जो बाद में लिख रखी हैं ये धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी आप याद करेंगे, तभी आप विस्थापन अभिक्रिया को ठीक से समझ पाएंगे। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण हमने लिखा है Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो Zn का मतलब यहाँ पर जिंक है, एक अभिकारक है ये जिंक, इसकी क्रिया दूसरे अभिकारक से हो रही है H2SO4 से, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन का सल्फेट है ये हाइड्रोजन मूलक है, ये सल्फेट मूलक है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की क्रिया होती है, तो ध्यान दें आप इस अभिकारक को देखें H2SO4 को, तो इसमें सल्फेट के साथ कौन है? हाइड्रोजन। अब हम क्रियाफल में देखें तो सल्फेट के साथ हाइड्रोजन नहीं है, कौन आ गया? जिंक आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या कर दिया? विस्थापन। हाइड्रोजन को हटा दिया, उसका विस्थापन कर दिया। किसने कर दिया? जिंक ने। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से। देख लीजिए आप सक्रियता श्रेणी में जिंक पहले आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को जिंक ने विस्थापित कर दिया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया। और देखिए नीचे वाले उदाहरण में CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये क्यूप्रिक सल्फेट। Cu प्लस 2 क्यूप्रिक मूलक होता है और SO4 माइनस 2 सल्फेट मूलक होता है, प्लस 2 से माइनस 2 संयोजकता कटी हुई है, तो CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट है। इसकी क्रिया जिंक से करवाई, तो आप ध्यान दें यहां सल्फेट के साथ कॉपर है, और इधर देखें आप सल्फेट के साथ कौन आ गया? जिंक आ गया। इसका मतलब जिंक आ गया, तो जिंक ने यहां से कौन हटा दिया? कॉपर। कॉपर था ना यहां पर, तो कॉपर का विस्थापन कर दिया किसने? जिंक ने। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। अब एक और उदाहरण हमने लिखा है, आप नीचे ध्यान से देखें। कॉपर नाइट्रेट की क्रिया CuNO3, क्यूप्रस नाइट्रेट है, Cu+1 और NO3-1, तो क्यूप्रस नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट की क्रिया हमने करवाई सिल्वर से, चांदी से, और लिख दिया कि इनकी क्रिया से बना AgNO3+Cu। ध्यान रहे ये क्रिया हो ही नहीं सकती, ये क्रिया हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए हमने क्रॉस का निशान लगा दिया कि इस क्रिया को अगर कोई लिखता है तो वो गलत लिख रहा है, ये क्रिया होगी ही नहीं। क्योंकि इस क्रिया में यहां पर आप देखिए ये
सिल्वर जो है वो कॉपर का विस्थापन कर रहा है, सिल्वर कॉपर का विस्थापन कर रहा है। अरे सक्रियता श्रेणी को देखिए, क्या सिल्वर इस कॉपर को हटा सकता है? ये सिल्वर इस कॉपर को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर तो पहले आ रहा है, कॉपर तो ज्यादा क्रियाशील है। तो कॉपर सिल्वर को हटा सकता है, सिल्वर कॉपर को नहीं हटा सकता, इसलिए ये अभिक्रिया गलत है। ऐसी अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। तो ये विस्थापन अभिक्रिया में आपने एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, बिल्कुल सिंपल है। दो अभिकारक हैं, उनमें से एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे अभिकारक का परमाणु या परमाणु का समूह जो कि ज्यादा क्रियाशील है वो हटा रहा है, तो इस क्रिया को एकल विस्थापन कहते हैं। और दूसरा प्रकार इसका द्विवीय विस्थापन। द्विवीय विस्थापन में जो अभिकारक है दो, देखिए अभिकारक एकल विस्थापन में भी दो ही है और द्विवीय विस्थापन में भी दो है, परंतु यहां पर फर्क है कि यहां एकल विस्थापन में तो जो अभिकारक थे उनमें से एक जो है यौगिक के रूप में था और दूसरा तत्व के रूप में था। इसमें दोनों ही यौगिकों के रूप में होंगे, यानी यदि हम अभिक्रिया को सामान्य रूप से लिखें तो ये लिख सकते हैं AB एक अभिकारक है, इसकी क्रिया हो रही है CD से, ये दूसरा अभिकारक है। तो इस क्रिया में बनेगा क्या? इस क्रिया में बनेगा ये जो इसका, देखिए ये आपको पता है यौगिकों में धनमूलक और ऋणमूलक होते हैं, तो ये A धनमूलक, ये B ऋणमूलक, ये C धनमूलक, ये D ऋणमूलक माने हैं हमने, तो ये A धनमूलक जो है इसके D ऋणमूलक से मिल जाएगा, यानी AD बन जाएगा और ये बन जाएगा BC। वो C भी बोल दो या CB, ये बन धनमूलक पहले ऋणमूलक बाद में लिखा है। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है आप देखें, दोनों ही मूलकों का विस्थापन हो रहा है। यहां A के साथ D है, यहां A के साथ D आ गया, यहां D के साथ C है, यहां D के साथ A है, और इसमें C जो है D के साथ है और यहां देखो C जो है D के साथ है। तो दोनों ही अभिकारकों के परमाणुओं का या मूलकों का यदि आपस में विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को द्विवीय विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है, ध्यान दें, Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 जिनको मूलक याद है समझ रहे हैं, ये सोडियम मूलक है, ये सल्फेट मूलक है, तो सोडियम सल्फेट नाम है इसका। इसकी क्रिया BaCl2 से, ये बेरियम मूलक है, ये क्लोराइड मूलक है, तो बेरियम क्लोराइड हो गया। तो सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई, तो इस क्रिया में क्या बना? NaCl। ध्यान दें, इसका ये जो धनमूलक है सोडियम, इसके ऋण मूलक क्लोराइड से जुड़ गया और बन गया NaCl। इसी तरीके से इसका जो धनमूलक है Ba, वो इसके ऋणमूलक से जुड़ गया SO4 से और बन गया BaSO4। तो दोनों के ही मूलकों का परस्पर क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। यानी इसका मूलक, इसका धनमूलक इसके ऋणमूलक से जा जुड़ा और इसका धनमूलक इसके ऋणमूलक से जा जुड़ा। तो दोनों ही अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय हो गया, आदान प्रदान हो गया, अतः इस अभिक्रिया को द्विवीय विस्थापन कहते हैं। एक उदाहरण और भी लिखा है आपके सामने, CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई हमने, तो संतुलित करने के लिए लगाया है। तो इस क्रिया में क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है। ये Cu की संयोजकता यहां पर 2 है और Cu जब +2 होता है तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है और सोडियम सल्फेट बना है। इस क्रिया में भी देखें, दोनों के मूलकों का परस्पर क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसका धनमूलक क्या है? कॉपर।
और इसका ऋण मूलक क्या है OH, तो कॉपर और ये OH मिल गए, यानी इसका धन मूलक इसके ऋण मूलक से जा जुड़ा, और फिर इसका धन मूलक इससे इसके ऋण मूलक से जा जुड़ा। इसका धन मूलक क्या है सोडियम और इसका ऋण मूलक सल्फेट, तो सोडियम के साथ सल्फेट जुड़ गया। तो ये भी क्रिया क्या है द्विविस्थापन। ध्यान रहे ये जो ऊपर वाली क्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू 2NaCl प्लस BaSO4, इसमें ये जो BaSO4 बनता है बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाता है क्रिया में। यदि हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिला दें तो दोनों विलयन यानी दोनों के घोल क्रिया कर लेंगे और क्रिया के फलस्वरूप ये बेरियम सल्फेट बनेगा और ये क्रिया में कहां बैठ जाएगा नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा। चूंकि इस क्रिया में अवक्षेप बन रहा है इसलिए इसको अवक्षेपण क्रिया भी कहते हैं। जिन क्रियाओं में अवक्षेप बनता है उन क्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आप सभी इसको नोट कर लें।
अब हेडिंग लगा लें सभी, अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं, इनमें पहले हम पढ़ते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, अर्थात जिनमें अभिकारक क्रिया करके क्रियाफल बढ़ा देते हैं, परंतु क्रियाफलों से वापस अभिकारक नहीं बन सकते। यानी क्रिया बाएं से दाएं तो चलेगी, अभिकारकों से उत्पाद तो बनेंगे, परंतु उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन सकते। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2, कोयले का या कार्बन का जलना। अगर हमने कोयले यानी कार्बन को जलाया वायु की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पुनः हम कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी दोबारा से हम इससे कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है, केवल इसी दिशा में चलती है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनेगा सामान्य परिस्थितियों में या इन्हीं सेम परिस्थितियों में। और उदाहरण ले सकते हैं आप, मेथेन CH4 मेथेन, इसका दहन करवा दें, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प बनेगी। मेथेन का यदि आपने दहन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प बनेगी। समीकरण को संतुलित कर लें। इस मेथेन में हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 2 तो ये है और 2 ये है 4, जबकि इधर 2 ही है तो 2 से गुणा इसको करना पड़ेगा। अब समीकरण संतुलित हो गई। CH4 + 2O2, इनका दहन करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल बनता है। ये भी क्रिया अनुत्क्रमणीय है, एक ही दिशा में चलती है। नेक्स्ट हेडिंग लगा दें, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, डैश लगा करके लिखें, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में जो दोनों दिशाओं में, ये दोनों दिशाओं को अपन अग्र दिशा और पश्च दिशा बोल सकते हैं, यानी अग्र व पश्च दिशा में ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीय कहलाती हैं। इनमें
अभिकारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं। इनमें अभिकारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, तो क्रियाफल पुनः अभिकारक बनाने लगते हैं। अभिकारक क्रिया करके उत्पाद यानी क्रियाफल बनाएंगे, तो उन्हीं समान परिस्थितियों में क्रियाफल से वापस क्या बनने लग जाएंगे, अभिकारक क्रियाकारक बनने लग जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन क्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद, उत्पाद का मतलब क्रियाफल, अभिकारक व उत्पाद के मध्य निशान लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के मध्य इस तरीके का निशान लगाते हैं, यानी आधा तीर जो है वो अग्र दिशा को बताता है कि क्रिया बाएं से दाएं चलेगी, और जो आधा तीर है नीचे वाला ये बताता है प्रतीत यानी पश्च अभिक्रिया को कि ये दाएं से बाएं चलेगी। ये जो निशान है ये उत्क्रमणीयता को दर्शाता है। जैसे N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से, इस क्रिया में अमोनिया बनती है। जैसे ही अमोनिया बनती है, अमोनिया की सांद्रता बढ़ने लगती है, वापस अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लगते हैं, तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो गई। इसमें ये जो है N2, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, इसको तो हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। और जो अमोनिया से वापस बनने लगते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया। तो अभिकारक तो क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद वापस जो है अभिकारक बनाने लगते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात जिनमें अभिकारक तो उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद से वापस अभिकारक बनने लग जाएंगे।
तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी, अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी, तो ये क्रिया चलेगी अग्र रूप में, यानी बाएं से दाएं। और जैसे ही सांद्रता किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्रियाफल की, तो ये क्रिया चलने लग जाएगी दाएं से बाएं। यानी ये सांद्रता पर निर्भर करती है। क्रिया कारकों की सांद्रता ज्यादा है तो क्रियाफल बनेंगे, और क्रियाफलों की सांद्रता ज्यादा है तो क्रिया कारक बनेंगे। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखें, इन अभिक्रियाओं को बंद पात्र में कराया जाता है। बंद पात्र में कराया जाता है। पूर्ण विराम। ये अभिक्रियाएं कभी पूरी नहीं होती। ये अभिक्रियाएं कभी पूरी नहीं होती, यानी बंद नहीं होती। चालू हो गई बंद पात्र में तो चलती ही रहेंगी। नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को आपने बंद पात्र में मिला दिया तो अमोनिया बन जाएगी। अब जैसे ही अमोनिया की मात्रा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ज्यादा होने लगेगी तो वापस क्या बनने लग जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर इनकी मात्रा ज्यादा होने लगेगी, वापस अमोनिया बनने लग जाएगी। अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने लगेगी, वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लग जाएंगी। तो ये अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, जब अग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग अग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग समान होते हैं, समान होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया रुक गई। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया रुक गई। इस अवस्था को रासायनिक साम्य कहते हैं। रासायनिक साम्य कहते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। सभी तैयार करें, और जिन बालकों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए लाइक करना नहीं भूलें। नियमित पढ़ाई आपको घर बैठे मिल रही है। उम्मीद है निश्चित आप लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद।